गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए एक बार मैं फिर से आ चुका हूं आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नी पॉइंट साइंस 7 न्यू और मैं हूं डॉक्टर मोहसिन आलम। और आज आपको एक नए वीडियो में मैं ये बतलाने के लिए आया हूं कि ये जो वीडियो है आज उन स्टूडेंटों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है जो नीट एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और खासकर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और इनके बीच में जो कंफ्यूजन होता है तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का इस वीडियो को मैं लेकर के आया हूं और आपके सामने उस कंफ्यूजन को दूर भी करूंगा। और जो जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है ये जो सैंपल पेपर, उसमें जो एमसीक्यू वाला जो सेक्शन है उसको आज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने जा रहा है विथ प्रूफ कि ये टोटली बेस्ड होता है एनसीईआरटी पर। तो इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो जैक के द्वारा मॉडल सेट जारी किया था 2023 में, उसमें जो बायोलॉजी के सेक्शन ए का जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेनेशन देते हुए और उसका प्रमाण हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स इनमें से किनको कहा जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किनको कहा जाता है? तो मेंडल साहब को कहा जाता है। अभी मेंडल साहब को क्यों कहा जाता है ये बताते हैं। पहले ये तीन ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। जॉनसन साहब ने जीन के बारे में बताया था स्टूडेंट, जीन क्या होता है उसके बारे में बताया था। हुगो डी वायरस हो या सेमार्क साहब जो हैं, ये दोनों क्या किए थे, मेंडल साहब के ही वर्क को 19 ईस्वी में ये क्या किए थे, प्रपोज किए थे। ठीक है, तो उसमें क्या था कि ये तीनों का तो हम लोग कंट्रीब्यूशन देख लिए। और मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने इनहेरिटेंस को समझा दिया। इनहेरिटेंस क्या होता है भाई? इनहेरिटेंस क्या होता है? जब भी पेरेंट से, ये एक पेरेंट है इनका, ये पेरेंट का जो कैरेक्टर है, जो पेरेंट का कैरेक्टर जो है, ये पेरेंट है, पेरेंट से कोई भी कैरेक्टर जब ऑफ स्प्रिंग में जाता है, किस में जाता है? पेरेंट से कोई भी कैरेक्टर जब ऑफ स्प्रिंग में जाता है तो इसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब भी कोई कैरेक्टर जाता है तो उसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये बात किसने समझाया था? हमारे जो मेंडल साहब थे उन्होंने ये बात को बताया था। दूसरा इन्होंने क्या किया था कि इस पैटर्न को जो पी प्लांट पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट कि ये जो इनहेरिटेंस है उन्होंने पहले सिंगल जीन को करके दिखाया, फिर डबल जीन, यानी कि जो सिंगल जीन पर बेस्ड था बहुत सारे, इन्होंने जब सिंगल जीन का एक्सपेरिमेंट किया था यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसमें इन्होंने बताया था और कुछ जनरलाइजेशन भी इन्होंने पेश किया था। एक तो बताया इनहेरिटेंस कैसे होता है सिंगल जीन का और डबल जीन का। दूसरा इन्होंने क्या किया कि उस पर बेस्ड कुछ लॉ दिए, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और डबल वाला पर बेस्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसी वजह से इनका जो कंट्रीब्यूशन है कि इनहेरिटेंस के बारे में बताया और इन्होंने कुछ जनरलाइजेशन यानी कि बाद में लॉ जो साबित हुआ उसके बारे में बताया, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 70 to 80 में अगर आप जाइएगा तो वहां पे आपको पूरा देखने के लिए मिलेगा कि इनका जो शुरुआत से लेकर के कि इन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया, ये इत्तेफाक था, और इसके बाद उनके एक्सपेरिमेंट को वहां से 70 पेज नंबर से 80 पेज नंबर तक पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है, आप देख सकते हैं। अगर हम लोग ये देखें कि इसका अगर एग्जैक्ट प्रमाण की इनको क्यों कहा जाता है तो उसके लिए देखिए ये जो नोट्स था उसमें हमने बताया था कि क्यों कहा जाता है इनको फादर ऑफ जेनेटिक, क्योंकि ये फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट किए थे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है, ये बात बताए थे। दूसरा इन्होंने जनरलाइजेशन दिया था और बताया था, और बाद में इसको प्रिंसिपल और लॉ में मतलब देखा गया। तो इसीलिए जो है मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट फटाफट देखते हैं। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नोट, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, नोट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड के बारे में हम लोग कहां पे देखे थे? जब हम लोग डीएनए से आरएनए बनते हुए देखे थे। तो डीएनए से आरएनए बनने का क्या प्रोसेस था स्टूडेंट?
उस प्रोसेस को बोलते थे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला जाता था? ट्रांसक्रिप्शन। और जब ट्रांसक्रिप्शन होता था तो ट्रांसक्रिप्शन में जैसे ये डीएनए था, डीएनए से जब क्या बनता था? एमआरएनए। तो ये जो डीएनए से एमआरएनए बनता था, तो इस तरह से तीन तीन का कोड करके ये जो कोडोन है ये कुछ इंफॉर्मेशन लाते हैं। तो इसी कोड के बारे में, इसी को क्या बोला जाता है? जेनेटिक कोड। इसी को क्या बोला जाता है? जेनेटिक कोड। तो इसके बारे में क्या सही है इसमें से कि जेनेटिक कोड कैसा होना चाहिए? तो जब हम लोग साइलेंट फीचर पढ़े थे उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए थे। आपको भी बता दें कि यहाँ देखिए साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड पढ़े थे, तो इसमें इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिए थे। लेकिन पहले ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या बोलता है कि जेनेटिक कोड के बारे में क्या चीज सही नहीं है। पहला बोलता है क्या जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है? मैं बता रहा हूं कि ट्रिपलेट होता है, अभी तुरंत प्रमाण दिखाएंगे। इसके बाद इट इज स्पेसिफिक एंड एम्बिगुअस। ये क्या स्पेसिफिक होता है और बिना किसी के मैचिंग के होता है, यानी कि ये मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो इसमें अनएम्बिगुअस हो गया। इसके बाद जो तीसरा है स्टूडेंट कि द कोड इज यूनिवर्सल, ये भी बात सही है। तो ये तीनों बात जो है स्टूडेंट जेनेटिक कोड के लिए सही है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि नोट करेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा चौथा। अब इस बात को देखिए, यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब साइलेंट फीचर आप पढ़िएगा जेनेटिक कोड का, तो उसमें देखिए पहले ही लाइन में जो कोड है वो ट्रिपलेट होता है। दूसरा लाइन में दिया था कि कोडोन जो होता है ओनली वन एमिनो एसिड के लिए ही कोड करता है, यानी कि एक कोडोन, यानी कि तीन जो ऐसे बताए थे कि ये तीन तीन जो है जैसे यू 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 है, ये तीन मिलकर के एक एमिनो एसिड के लिए कोड करेंगे। और वो बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, वो जिसके लिए भी कोड करेंगे वो एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए ही कोड करेंगे। 20 एमिनो एसिड होता है जिसमें एक के लिए वो कोड करेंगे। और अनएम्बिगुअस होता है, मतलब यहाँ पे देखिए ये दूसरा में दिखाया हुआ है। तीसरा ये दिया हुआ है यहाँ पांचवा में कि कोड इज नियरली यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल होता है, यानी कि अगर यू यू है, हम ये बोले कि यू यू है, तो वो किसके लिए? अगर फेनाइलएलानाइन के लिए कोड कर रहा है तो वो दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो तो वो उसी चीज के लिए कोड करेगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल बोला जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से अब ये पूछिएगा कि ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो किस पेज में है सर? तो पेज नंबर 112 में है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 112 में अगर आप जाइएगा तो उसमें आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो हम लोग देखते हैं। सॉरी, कि ये जो है अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का इनमें से एग्जांपल कौन है? तो पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी किसको कहते हैं। अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि मान लेते हैं कि ये हमारे कल्लू भैया हैं। अब ये कल्लू भैया के अंदर अगर हमको एक्टिव इम्यूनिटी का जनरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? कल्लू भैया के अंदर एंटीजन को डालना होगा। किसको डालना होगा? एंटीजन को। जब बाहर से एंटीजन को डाल दे, किस फॉर्म में डालें? या तो लाइव फॉर्म में डाल दीजिए, या डेड फॉर्म में डाल दीजिए, या कोई प्रोटीन को डाल दीजिए। अगर इस फॉर्म में अगर आप इनके अंदर, ये सभी चीज क्या है? एंटीजन है। और एंटीजन जब इनके अंदर आएगा और इस एंटीजन, मान लीजिए ये एंटीजन आ गया, अब ये एंटीजन के खिलाफ जो है जब कल्लू भैया का बॉडी क्या बना देगा? इस एंटीजन के खिलाफ क्या बना देगा? एंटीबॉडी बना देगा। तो उस एंटीबॉडी में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? उस एंटीबॉडी बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। यानी कि जब एंटीजन को लाइव फॉर्म, डेड फॉर्म या प्रोटीन के फॉर्म में जब बॉडी के अंदर डाला गया, ये कौन से है? कल्लू भैया मतलब होस्ट के अंदर जब जाता है तो एंटीबॉडी बना देता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। तो चलिए देखते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी कैसे जनरेट किया जा सकता है। क्या वैक्सीनेशन के थ्रू किया जा सकता है? तो यस, वैक्सीनेशन के थ्रू ही किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया हुआ है। तो बाकी का ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। कोलेस्ट्रम क्या है स्टूडेंट? कोलेस्ट्रम है जब माँ के पीला गाढ़ा दूध जब बच्चा शुरू में आफ्टर डिलीवरी जब पीता है स्टूडेंट, तो उस दूध को क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। और उस दूध में क्या होता है? आईजीए एंटीबॉडी जो है वो मिलता है, जो क्या करता है कि बच्चे को किसी भी मतलब बीमारी से बचाने में या लड़ने में, डिजीज से लड़ने में मदद करता है। तो ये तो क्या हुआ? ये पैसिव हुआ, माँ से रेडीमेड मिल गया एंटीबॉडी। जो आईजीए मिला वो क्या है? रेडीमेड मिल गया। माँ में प्रोड्यूस हुआ था, बच्चे को डायरेक्ट मिल गया, तो बच्चे में जाकर के डायरेक्ट मारना चालू कर देगा। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि जब आया और अपना बॉडी खुद बनाया,
तो ऐसा कब हो सकता है? तो ये वैक्सीनेशन के क्रम में हो सकता है। तो ये रेडीमेड एंटीबॉडी भी पैसिव इम्यूनिटी का है, तो ऑल ऑफ तो होगा नहीं, तो आंसर क्या जाएगा? वैक्सीनेशन। और इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है, अभी कोरोना काल चल रहा है था, और उसमें जो वैक्सीन हम लोगों का लगा है, तो इसी फॉर्म में तो लगा है, या तो किसी में डेड करके अधमरा करके डाल दिए गए और किसी में प्रोटीन बना करके डाल दिया गया। तो इस तरह से हमारे अंदर आज क्या हो रहा है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो चुका है, जिसके वजह से क्या है स्टूडेंट कि आज हम उससे रेजिस्टेंस हमारे बॉडी में डेवलप हो चुका है। जब भी अगर ऐसा नहीं कि हम लोगों के अंदर आया नहीं होगा, कोरोना आया होगा, लेकिन अब वैक्सीनेटेड हो गए हैं, तो हम लोग क्या है कि आराम से उससे लड़ सकते हैं। तो ये आंसर हो गया। अब ये कहाँ दिया हुआ है, अगर ये कोई पूछेगा तो यहाँ पे देखिए एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो देखिए कि एक्टिव इम्यूनिटी किसको बोलते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि इन द फॉर्म ऑफ लिविंग डेड माइक्रोब्स या अदर कोई भी प्रोटीन जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है होस्ट बॉडी के अंदर, तो ऐसे एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और जब ये वैक्सीनेशन के बारे में पढ़िएगा तो वैक्सीनेशन क्या है भाई, तो यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि जब एंटीजन को वीक करके जब डाला जाता है तो इनएक्टिव या वीक्ड फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन करना बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है स्टूडेंट, ये वाला बात आप देखिएगा, और ये पेज नंबर 152 पर दिया हुआ है। किस पर दिया हुआ है? पेज नंबर 152 पर दिया हुआ है, तो आप वहां पे जाके अच्छे से देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्या कंडीशन विच अ प्लांट कंटेन बोथ मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि एक प्लांट जो है वो दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखता है, तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऐसे प्लांट को मोनोसियस बोलते हैं। मोनो मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एक। ओसियस मतलब होता है सेक्स, यानी कि एक ही प्लांट के ऊपर मान लेते हैं कि ये हमारा फ्लावर है और इस पर ये क्या है? हमारा पोलन ग्रेन, यानी कि एंथर है। एंथर के अंदर ये क्या पाया जाएगा? पोलन ग्रेन पाया जाएगा। और इसी प्लांट के आगे वाला हिस्से में ये हमारा जो है इस तरह से, ये इस तरह से हमारा जो गाइनोसियम वाला पार्ट होता है, तो अगर ये फीमेल पार्ट होता है जिसको कार्पेल भी कहा जाता है, तो एक ही प्लांट के ऊपर दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, तो ऐसे को क्या बोला जाता है? मोनोसियस प्लांट बोला जाता है। डायोसियस मतलब क्या? डाई मतलब दो, यानी कि अलग अलग पर पाया जाएगा। अब हिट्रो मतलब भी क्या होता है? अलग अलग। तो अलग अलग हिट्रोथैलिक भी अलग अलग प्लांट पर पाया जाएगा। यूनि मतलब होता है एक सेक्स एक प्लांट पर होता है। तो ये तीनों किसको दर्शा रहे हैं? डायोसियस को दर्शा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा कि एक ही प्लांट पर कौन मौजूद है? मोनोसियस प्लांट। अब इसको अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं पेज नंबर 11 जो एनसीईआरटी का है स्टूडेंट, उसमें जब जाइएगा आप तो यहाँ पे देखिए सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म एक टॉपिक है, जिसमें साफ कहा है कि मे हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो पाया जाता है उसको बाइसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं। और सेवरल फंगी और कुछ प्लांट में इसको होमोथैलिक बोला जाता है, और मोनोसियस टर्म यूज किया जाता है बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए। तो आप वहां पे इसको देखे होंगे। तो ये पेज नंबर कितना में है भाई? 11। एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 में आप जाकर के इसको देख सकते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो है 5वां क्वेश्चन बोलता है कि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड टू, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो रोगों से लड़ने वाले सेल हैं वो दो तरह के सेल्स होते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि जो लिम्फोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट्स होता है स्टूडेंट, यानी कि डब्ल्यूबीसी का ये एक प्रकार है, एक सेल है। और ये लिम्फोसाइट दो तरह के सेल होते हैं, एक तो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और दूसरा जो होता है स्टूडेंट वो बी लिम्फोसाइट्स। अब ये टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं इसके 4 सेल पाए जाते हैं, इसमें 4 सेल पाए जाते हैं। और कौन कौन होते हैं? टी किलर पढ़ा दिए हैं, ये सब पढ़े होंगे। टी किलर, टी सप्रेसर, और क्या होता है स्टूडेंट? टी मेमोरी, और सबसे इंपॉर्टेंट टी हेल्पर सेल। अब ये जो टी सेल का है, तो ये सेल है टी किलर से, टी हेल्पर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी से, टी हेल्पर से, ये टी सेल का। बी सेल से क्या होता है? प्लाज्मा, यानी कि एंटीबॉडी बनता है। प्लाज्मा सेल भी इसको बोलते हैं, ये एंटीबॉडी बनता है। यानी कि ये एंटीबॉडीज जो है स्टूडेंट वो कौन सेल बनाता है? ये बी सेल बनाता है। इसमें कौन कौन आते हैं एंटीबॉडी? जनरली हमारे पास कौन पाया जाता है? ट्रिक बताए थे, गम दे, यानी कि आईजीजी
ये IgG हो गया, फिर उसी तरह से IgA हो गया, IgM, IgD, IgE। तो यहाँ पे ये सब क्या है, एंटीबॉडी है, ये सब क्या है, एंटीबॉडी है। और ये एंटीबॉडी जो है स्टूडेंट, वो क्या करता है कि ऑलरेडी हमारे ब्लड में बन करके मौजूद रहता है। तो ब्लड में मौजूद है, इसलिए ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमर मतलब क्या होता है, लिक्विड। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी से इसको बी लिम्फोसाइट को डिनोट किया जाता है। और टी लिम्फोसाइट, चूंकि टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट से बनता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, टी सेल्स। तो इस तरह से अब इसका प्रमाण अगर देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, ये जो इसके बाद वाला जो टॉपिक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है वो 151 में दिया हुआ है, यानी कि पेज नंबर 151 जब एनसीईआरटी खोलिएगा स्टूडेंट, तो उसमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। इसमें देखिए यहाँ पे क्या क्या कहा है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट दो सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट में प्रेजेंट होते हैं। और बी लिम्फोसाइट्स जो होता है वो जनरली क्या होता है, आर्मी ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। और इसमें ये पूरा एंटीबॉडी का फिगर दिया हुआ है कि कैसा होता है। और ये जो है पूरा एंटीबॉडी के इस फिगर के बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और ये एंटीबॉडी को क्या कहा है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, यानी ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहा जाता है। लेकिन इसके बाद दिस इज वन ऑफ द टू टाइप्स, दो तरह का होता है, जिसमें अगला जो इम्यूनिटी होता है, जो सेकेंड टाइप होता है, वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, जिसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। और द टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी भी इसको कहा जाता है, यानी कि टी सेल से बना हुआ जो इम्यूनिटी है स्टूडेंट, उसको मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाता है। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट, हम लोगों ने एक एक करके ये जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो है उसका प्रमाण भी देखते जा रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अपने आप को जो है स्टूडेंट एकदम एनसीईआरटी से दूर नहीं करना है, और एकदम सीने से लगा कर रखिए उसको, ताकि आपके लिए वो एक वरदान साबित हो। बाइबिल कहा जाता है नीट एग्जामिनेशन के लिए, तो 12th एग्जामिनेशन के लिए भी है, क्योंकि बदलता नहीं है। अगर कुरान कह ले, गीता कह ले, जो बुक कहना है कह लीजिए, एक मेडिकल पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, 12th पढ़ने वाले स्टूडेंट के सब एनसीईआरटी है, इसलिए अपने आप को ध्यान से बनाकर रखिए। चलिए, तो अब इस तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट, अब जो है हम लोग अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इंटरफेरॉन आर सिक्रेटेड बाय, यानी कि इंटरफेरॉन जो है वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो हमने जब आप इम्यूनिटी के बारे में पढ़े होंगे, तो उसमें आप देखे होंगे कि दो तरह के इम्यूनिटी होते हैं, एक तो इनेट इम्यूनिटी और दूसरा क्या होता है, एक्वायर इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी में 4 टाइप्स होते हैं, एक तो फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, फिजिकल बैरियर होता है, सेलुलर बैरियर होता है, और साइटोकाइनिन बैरियर होता है। तो साइटोकाइनिन बैरियर में आपने देखा होगा स्टूडेंट कि जब भी कोई एक सेल है और उसके बगल में जो दूसरा सेल है, तो ये सेल अगर मान लेते हैं कि कोई वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, किससे हो गया, वायरस से अगर इन्फेक्टेड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ये जो सेल है वो एक केमिकल सिक्रेट करता है जिसका नाम है इंटरफेरॉन। क्या नाम है स्टूडेंट, इंटरफेरॉन। और ये इंटरफेरॉन क्या करता है कि दूसरे सेल को जाकर के ये कहता है कि भाई मैं इन्फेक्ट हो गया हूं, अब तुम जो हो उस वायरस से बचो और अपना जो मैकेनिज्म है उसको तुम डेवलप कर लो, ताकि जो वायरस है तुमको भी इफेक्ट ना करे। तो ये जो है इंटरफेरॉन किस में होता है, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल में होता है। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं। अब इसका अगर प्रमाण अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें। ये देखिए, ये जो साइटोकाइनिन बैरियर है, तो साइटोकाइनिन बैरियर जो है यहाँ पे उसमें दिया हुआ है साफ कि वायरस इन्फेक्टेड जो सेल है वो सिक्रीट करता है प्रोटीन जिसका नाम है इंटरफेरॉन, और वो क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से। पेज नंबर 151 में आप जाकर देखिएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। इसके बाद ट्यूमर क्या है स्टूडेंट, तो ये क्या होता है कि इसमें ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं कि ट्यूमर जो है ग्रुप ऑफ सेल हु हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के प्रॉपर्टी को क्या लॉस कर जाता है उसको ट्यूमर कहते हैं। फिर बोलता है कि ग्रुप ऑफ सेल हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी कि वह ग्रुप ऑफ सेल है ट्यूमर जिनके पास ये प्रॉपर्टी होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का।
तीसरा बोलता है कि ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि ये ऐसे ग्रुप ऑफ सेल हैं जिनके पास स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फिर चौथा बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ सेल हैविंग जनरल फंक्शन। तो पहले आप ट्यूमर के बारे में समझ लीजिए कि ट्यूमर क्या था। तो याद कीजिए, जब ये नॉर्मल सेल्स थे और ये नॉर्मल सेल्स के ऊपर क्या था स्टूडेंट, इस तरह से स्किन का लेयर था। तो ये नॉर्मल सेल्स, ये सब क्या है, नॉर्मल नॉर्मल सेल है। अब ये जो नॉर्मल सेल है, इनमें क्या होता था कि अगर ये कभी डिजनरेट कर गए, ये मान लेते हैं कि यहाँ से अगर ये टूट गया है, जैसे यहाँ पे इस तरह से, ये नॉर्मल सेल है, यहाँ पर भी ये नॉर्मल सेल, यहाँ पे अगर सेल मान लीजिए हट गया किसी भी कारणवश, तो ये जो सेल है ये डिवाइड करेंगे, ये भी डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे जो भी सेल बनेगा, तो ये जो सेल है तब तक ही ग्रोथ करते हैं जब तक एक दूसरे से अटैच ना हो जाए। जैसे अटैच हो जाते हैं तो ये अपने ग्रोथ को क्या करते हैं, ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, नॉर्मल सेल, अब देखिएगा जहां भी करता है तो उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं करता है। लेकिन ट्यूमर सेल का क्या है खास बात, कि ट्यूमर सेल जो है, जब इस तरह का नॉर्मल सेल्स जो है ये आपस में कॉन्टेक्ट इनहिबिशन मैकेनिज्म से क्या करते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन ये अगर मान लीजिए ट्यूमर सेल है तो ये क्या करेगा, बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, और अगल बगल के सेल को क्या करेगा, डैमेज करते चला जाएगा, इन लोग से भी न्यूट्रिशन लेते चला जाएगा। तो इस तरह से क्या इसमें खास बात है, तो पहला जो आंसर दिया हुआ है कि ग्रुप ऑफ सेल, ट्यूमर क्या है, ग्रुप ऑफ सेल जो लॉस कर जाता है प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का। तो अब इसका भी प्रमाण हम आपको दिखाई देते हैं कि ये कहां पे है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए नॉर्मल सेल शो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, जिसमें ये सेल इनहिबिट कर जाता है, और इसमें क्या होता है कि अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन कैंसरस सेल के बारे में दिया है कि लॉस दिस प्रॉपर्टी, और ये क्या करता है, कंटिन्यू डिवाइड करता है और एक मास बना देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आगे जो है, इसके बाद जो है स्टूडेंट, जो नेक्स्ट हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें देता है कि द टर्म कोडोन इज एसोसिएटेड टू, तो हम लोग पहले भी बहुत सारा चीज बता चुके हैं कि जो डीएनए से क्या होता था, कि डीएनए से क्या बनता था, एमआरएनए बनता था, एमआरएनए बनता था, और एमआरएनए से क्या बनता था, प्रोटीन बनता है। तो इस तरह से, और डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो इस तरह से एमआरएनए होता है, और इस पर क्या होते हैं, ये जो इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का ये सीक्वेंस 3-3 का ये बनता है, इसी को क्या बोलते हैं, कोडोन बोलते हैं, इसी को कोडोन। तो कोडोन किससे एसोसिएटेड हो गया, एमआरएनए से हो गया। तो इसलिए आंसर क्या जाएगा, एमआरएनए। अगर इसका भी अगर आप प्रमाण देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये इसमें, ये देखिए जेनेटिक कोड के बारे में जो चैप्टर है पेज, इसमें अगर आप देखिएगा पेज नंबर 118 में, तो इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जेनेटिक कोड जो है कहाँ पे मौजूद होता है। तो उसमें आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं कि एमआरएनए के ऊपर है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि जब रेप्लिकेशन होगा, यानी कि डीएनए से डीएनए बनेगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन जब होगा तो कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये डीएनए का 2 स्टैंड है, इस तरह से रेप्लिकेशन में आप लोग पढ़े होंगे कि इस तरह से ऐसे ये डीएनए का 2 स्टैंड रहता है। अब यहाँ पे देखिए ये 3 डैश स्टैंड रहता है, ये 5 डैश, यहाँ पे क्या होगा 3 डैश, और यहाँ पे क्या होगा 5 डैश। तो ये जब खुलता है तो उस कंडीशन में जब यहाँ पे क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा, और इसके बाद डीएनए डिपेंडेंट जो डीएनए पॉलीमरेज है यहाँ से ऐसे कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा। तो ये 3 डैश एंड को देख करके जो यहाँ पे बना, तो यहाँ पे कौन होगा 5 डैश, और ये 3 डैश, और इधर भी क्या है, ये 3 डैश वाला एंड है, तो यहाँ पर भी क्या होगा इस तरह से, वहां पे आप पढ़े थे कि इस तरह से जो ये वाला एंड है वो 3 डैश एंड है, और ये वाला 5 डैश एंड है। तो यहाँ पे इसी तरह से फिर ये इस डायरेक्शन में ऐसे बनेगा, तो ये कौन सा होगा, ये 5 डैश,
और ये होगा 3'। तो जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो किससे किधर से किधर होगा, 3 से 5 डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से इसका भी अगर प्रमाण अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए यहाँ पे कि ये जो है यहाँ पे साफ बोला हुआ है कि जो डीएनए का द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए polymerase catalyze the polymerization only in one direction, that is 5 direction to 3 direction। तो इस तरह से एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंथेसाइज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल, यानी कि आरएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे। यानी कि जब डीएनए से आरएनए बनता था तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन बोलते थे। तो ये डीएनए से आरएनए बना था ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए से क्या बनेगा, अगर डीएनए बन गया तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर इसका भी प्रमाण देखना है तो देख लीजिए आप लोग, ये देखिए जो है पेज नंबर 98 99 में यहाँ पे दिया है, इन सम वायरस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिवर्स डायरेक्शन दैट इज आरएनए टू डीएनए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एकदम एनसीईआरटी के एक एक प्रमाण के साथ हम लोग जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इसमें जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप जाइएगा और उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जब पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि मेन आर्क किसको बोला जाता है, यानी कि आर्क में हम बताए थे कि ए फॉर आना, यानी कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसको मेनार्क बोलते हैं। और पॉज, यानी कि पॉज बटन आप देखे होंगे कि जो मोबाइल में भी होता है और बहुत सारे टीवी के रिमोट में भी देखने के लिए मिलता है। तो पॉज यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉज हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। तो देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नोट करेक्टली, करेक्ट इनमें से कौन नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया है कि मेनार्क क्या होता है भाई, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है प्यूबर्टी, तो बात सही है। इसके बाद दूसरा है मेनोपॉज यानी कि सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल, ये भी बात सही है। अब कॉर्पस लुटियम के बारे में दिया हुआ है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, तो उसमें हम लोग देखे थे कि ये जो ओवरी था, ओवरी के पास क्या होता है स्टूडेंट, कि इस तरह से ओवरी के पास हम लोग देखे थे कि ये प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्सरी फॉलिकल के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है इस तरह से बहुत सारे इस तरह से स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ रहता है, फॉलिकल से मिलकर बना रहता है, इससे ओभा बाहर आता है। ये क्या है, ओभा। और ये ओभा जैसे ही बाहर आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल से जब ओभा रिलीज हो गया तो ये ग्राफियन फॉलिकल येलो बॉडी में कन्वर्ट हो जाया करता था, याद कीजिए ये बताए थे। और इसको हम लोग क्या बोलते थे, कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम यानी कि लुट गया, हम बताए थे वहां पे कि लुट जाने के बाद इसका नाम क्या हो गया, कॉर्पस लुटियम। तो यही बोला हुआ है कि जो कॉर्पस लुटियम है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसी को कॉर्पस लुटियम बोलते हैं। तो ये तीनों बात तो सही हो गए, तो इसमें से गलत कौन है, तो ये नन ऑफ द एबव गलत है। तो इस तरह से जो है ये आपका, इसका भी अगर प्रमाण देखना चाहते हैं तो वो भी मौजूद है। इसका भी ये क्वेश्चन नंबर 11 का 49 और 51 में आप जाकर देख लीजिएगा। तो इस तरह से जो है आपका ये है। अब एनी सब्सटेंस दैट कॉज कैंसर, यानी कि वह सब्सटेंस जो कैंसर को कॉज करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कार्सिनोजेंस बोलते हैं। अब इसका प्रमाण आप ही खुद ही देख लीजिए, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कि वो जो नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल से जब कैंसर सेल में, यानी कि नियोप्लास्टिक सेल, कैंसर सेल को ही बोलते हैं, मे बी इंड्यूस किसके द्वारा, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट। और इस एजेंट को क्या कहा जाता है, कार्सिनोजेंस कहा जाता है। तो देखिए जो कैंसर कॉजिंग एजेंट है उसको क्या बोलेंगे, कार्सिनोजेन बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखते हैं मॉर्गन किस पर वर्क किए थे, तो आंसर गया है ये फ्रूट फ्लाई, हाउस फ्लाई, हनी बी नहीं। क्यों, क्योंकि याद कीजिए, ये देखिए एनसीईआरटी का अगर आपको लाइन याद होगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर जो थे ये मॉर्गन जो साहब थे वर्क किए थे टीनी फ्रूट फ्लाई। यहाँ पे देखिए टीनी फ्रूट फ्लाई दिया हुआ है जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। तो ये टीनी फ्रूट फ्लाई पर वर्क किए थे, इसीलिए इसमें आंसर क्या गया है स्टूडेंट, फ्रूट फ्लाई गया है। ठीक है, इसके बाद ये जो है, देयर आर 64 कोडन इन जेनेटिक कोड डिक्शनरी बिकॉज,
क्यों ऐसा कहा गया है? क्यों? क्योंकि इसको समझिए कि जब एमआरएनए पर ये जो न्यूक्लियोटाइड का जो ये 3-3 का जो जेनेटिक कोड मौजूद रहता है, तो ये किसका बना रहता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ऐसे हो सकता है, या ये साइटोसिन, गुआनिन, यूरेसिल हो सकता है, क्योंकि एमआरएनए है, एमआरएनए है, एमआरएनए है। अब इस तरह से करके यहाँ पे यू 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 भी हो सकता है, सी 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 भी हो सकता है। तो इस तरह से 3-3 का ये कोड बनता है। तो ये क्यों ये बोला गया देयर आर 64 कोडन इन जेनेटिक कोड डिक्शनरी बिकॉज, क्यों 64 कोडन कहा गया है? तो इसमें अगर देखिए प्रॉब्लम क्या था, इसको प्रपोज किए थे गमाऊ साहब, इसको बताए थे, एक्सप्लेनेशन दिए थे। गमाऊ साहब क्या बोले थे कि अगर ये 4 तरह के हमारे नाइट्रोजनस बेस है, कौन कौन? ए है, जी है, सी है और यू है एमआरएनए के अंदर। अगर डीएनए होता तो यहाँ यू की जगह टी आ जाता, ठीक है। तो अगर एक को लीजिएगा, अगर एक और कितने एमिनो एसिड के लिए कोड करना था? 20 एमिनो एसिड के लिए कोड करना था, यानी कि हमारे पास एमिनो एसिड कितने हैं? 20। और ये कोड, ये जो कोडोन है, ये 20 एमिनो एसिड के लिए कोड करे, इसके लिए कितने कितने का कोडोन होना चाहिए, कितने कितने नाइट्रोजनस बेस का कोडोन बनना चाहिए? तो पहला नंबर उन्होंने एक को लिया, एक जब लिया तो एक के ऊपर स्क्वायर किया, यानी कि अगर ए लेते हैं तो ए जो है एक अगर एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, और वैसे ही जी और यू जो है एक एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, जी जो है एक एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, उसी तरह से सी अगर एक एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, तो इस तरह से 4 है, तो 4 जो है 4 के ऊपर 1 कर दीजिए, यानी कि 4 के ऊपर 1 कीजिएगा तो 4 एमिनो एसिड ही कोड हो पाते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि नहीं, इस एक तो नहीं होगा, यानी कि एक एक नहीं होंगे। जैसे इन्होंने ये 3-3 का दिया था, तो इनके हिसाब से अगर एक एक रहता तो एक एक एमिनो एसिड के लिए अगर ये कोड करते तो मात्र 4 ही एमिनो एसिड के लिए कोड हो पाता। लेकिन कितने एमिनो एसिड है हमारे पास? 20 एमिनो एसिड। तो इन्होंने क्या किया कि 2-2 का कोड लिया, जैसे ए यू ले लिया, ए जी ले लिया, ए सी ले लिया, ए ले लिया, इसी तरह से फिर यू के साथ लिया, फिर जी के साथ लिया, फिर सी के साथ। तो इसमें देखा कि 4 के ऊपर अगर 2-2 का लेकर करें तो ये 16 एमिनो एसिड के लिए कोड करेंगे, यानी कि ये 16 एमिनो एसिड के लिए कोड करेंगे। उसी तरह से 4 और रिमेनिंग बच जा रहे थे। तो फिर जब इन्होंने 3-3 का लिया, इस तरह से 3-3 का लिया जब इन्होंने, तो क्या देखा कि 4 के पावर अगर 3 करेंगे तब 64 एमिनो एसिड, मतलब 64 कोडोन बनेंगे। और ये पॉसिबिलिटी है 64 कोडोन मिल करके ये 20 एमिनो एसिड के लिए कोड करेंगे। तो ये इसीलिए अब जब इसको पढ़िएगा पूरा डिटेल से, तो उसमें हमने बताया था कि कैसे जो है वो 64 कोडोन में से 61 कोडोन जो है वो एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं, 20 के लिए 3 तो स्टॉप कोडोन रहते हैं, और उसमें हमने एक्सप्लेन दिया था। और ये कैसे पॉसिबल हो सका, क्यों ये डिक्शनरी है? क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक कोड जो है ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, जेनेटिक कोड जो है ट्रिपलेट फॉर्म में है, इसीलिए 64 कोडोन को डिक्शनरी किया गया है। अब ये बात का पुष्टि एनसीईआरटी में देखिए कौन किए थे, तो ये बात का जब गमाऊ साहब ये बात प्रूव किए थे कि ये 64 कोडोन होगा, तो हमारे ही इंडिया का साइंटिस्ट है हरगोविंद सिंह खुराना, इन्होंने, ये अमेरिका में अब रहते हैं और वहां का सिटीजनशिप ले लिया है, वहां पे मैंने अमेरिका गवर्नमेंट दे दिया, बहुत दिमाग के तेज थे। और इन्होंने और 2 और साइंटिस्ट से साथ मिल करके इनके इन बातों को प्रूव कर दिया, और ये बता दिया लोगों को कि नहीं 64 कोडोन को कोड जो है वो ही एमिनो एसिड के लिए कोड करेंगे। तो इस तरह से पूरा डिटेल से वहां पे है स्टूडेंट, तो ये इसमें होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेटास्टेसिस क्या है? तो मेटास्टेसिस के बारे में कहा जाता है कि ये ट्यूमर जहां पर भी डेवलप हुआ है, मान लेते हैं कि सपोज यहाँ पे ट्यूमर डेवलप हुआ है, वो अगर ब्लड के साथ बह करके और ये ब्लड वेसल्स है, मान लेते हैं ये ब्लड वेसल्स है, इसमें ये जो है टूट करके इसमें आ जाए, ये टूट करके इसमें यहाँ से चल करके यहाँ पे आ जाए, और ये बहते हुए किसी दूसरे ऑर्गन के पास जा करके और यहाँ पे ट्यूमर करवा दें, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो स्प्रेड ऑफ ट्यूमर अवे फ्रॉम देयर ओरिजिन, यानी कि जहां पे ये डेवलप हुआ था वो
वो वहां पे स्प्रेड नहीं करके दूसरे जगह जा करके स्प्रेड करे, उसी को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। तो ऑप्शन नंबर ए में है, और इसका प्रमाण जो है आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, उसको हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ट्यूमर के अंदर मेटास्टेसिस क्या है। देखिए यहाँ पे ये मेटास्टेसिस दिया हुआ है, तो ये क्या हुआ है कि सेल जब स्लज्ड हो जाता है फ्रॉम सच ट्यूमर रीच डिस्टिंक्ट साइट, तो वो क्या करता है, जब सेल बड़ा हो जाता है तो टूट करके वो क्या होना, बहना चालू हो जाता है और डिस्टिंक्ट साइट में चला जाता है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, वेयर दे गेट लॉज्ड, और वो क्या होता है वहां पे जाकर के लॉज कर जाता है इन द बॉडी में। तो फिर क्या होता है, स्टार्ट न्यू ट्यूमर देयर, तो वहां पे क्या होता है कि नए ट्यूमर का स्टार्ट होना चालू हो जाता है, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो आपको ये प्रमाण भी मिल गया होगा कि मेटास्टेसिस किसको बोलते हैं। अब देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो किसमें एप्लीकेबल है भाई, तो ये जो है फोरेंसिक साइंस में एप्लीकेबल है, और इसके बाद जो है ये जेनेटिक फोरेंसिक साइंस में क्या होता है, इसमें जैसे क्या होता है कि किसी के साथ रेप हो गया तो उसमें ये जांच करने में ये मदद करता है, किसी के साथ मर्डर हो गया तो उसमें ये टेस्ट करने में मदद करता है। तो ये फोरेंसिक में जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में, यानी कि ये पृथ्वी पर इतना बायोडाइवर्सिटी कैसे मौजूद है, जबकि सबका ओरिजिन तो एक ही जीन से हुआ है, सब कोई हम लोग कॉमन है। तो उसमें ये जो डीएनए का जब फिंगरप्रिंटिंग करवाइएगा किसी भी जानवर का हो अपने आप का, तो उसमें सीक्वेंस में कहाँ पे चेंजिंग था वो आपको इसी से मिलेगा। इसके बाद इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, यानी कि हमारे पूर्वज बंदर थे कि क्या थे, वहां से हम लोगों का जो ओरिजिन हुआ है, तो ये वहां ये जो है एक्सप्लेनेशन देता है। तो ये सभी चीजें जो है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आता है, और ये इसीलिए इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अब इसमें क्या हुआ था कि जो हम लोग पढ़ाए थे तो उसमें ये भी बात बताए थे कि जो राजीव गांधी थे उनका जो मर्डर हुआ था, जो धनु नाम का जो एक बम बांध करके उनके पास दौड़ गया था, तो उनका पूरा चिथड़ा उड़ गया था, तो उसी से चिथड़े से निकाल करके उसमें क्या हुआ था कि उनका डीएनए टेस्ट हुआ था, और ये पता चला था कि धनु नाम का जो बच्चा था वही जो है ये किया हुआ था। अब इसका भी प्रमाण जो है वहां पे देखिए, जहाँ पे हमने पढ़ाया है एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वहां पे देखिए धनु के बारे में दिया हुआ है कि ये फोरेंसिक टेस्ट में, यानी कि मर्डर के टेस्ट में ये धनु ह्यूमन बम जिसको कहा जाता था, वो किनका मर्डर किए थे, तो ये देखिए राजीव गांधी का जो मर्डर हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे, उनके मर्डर में ये टेस्ट हुआ था। और इस तरह से जब ये पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो ये इसके बाद देखिए जो 17 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि सेक्सुअली कौन सा ऐसा इसमें से डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है। तो उसमें आप देखिएगा हेपेटाइटिस बी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, गोनोरिया भी होता है, सिफेलिस भी होता है, लेकिन टाइफाइड जो है स्टूडेंट वो किससे फैलता है, टाइफाइड मैरी का नाम आप सुने होंगे, रिलेटेड है, और वो गंदे खाने और गंदे पानी से जनरली फैलता है। तो ये जो है ये गंदा खाना गंदा पानी से फैलता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है। इसमें आप देख लीजिए कि इसका भी प्रमाण जो है हम आपको एनसीईआरटी में दे देंगे। कि यहाँ पे देखिए कि गोनोरिया है, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस बी है, ये तीनों जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन आपका टाइफाइड इसमें नहीं मिलेगा। और क्या क्या होता है, जेनेटल हर्पिस होता है, क्लेमाइडियासिस होता है, जेनेटल वार्ट्स होता है, ट्राइकोमोनाइसिस, ये पेज नंबर 63 में आप जाके देख लीजिएगा, तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। फिर बोलता है विच जेनेटिक डिजीज इज कॉज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, यानी कि कौन सा डिजीज जो है वो ट्राइसोमी दिखाता है 21 क्रोमोसोम में, यानी कि एक ज्यादा हो जाता है, ऐसे दो दो का पेयर होता है, एक इसमें ज्यादा हो जाता है। तो याद कीजिए वो टर्नल सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम के बारे में याद कीजिए स्टूडेंट। तो डाउन सिंड्रोम में हमने आपको बताया था कि ये कैसे जो है ट्राइसोमी हो जाता था। तो ये जो डाउन साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो देखिए यहाँ पे डाउन सिंड्रोम में हमने बताया था कि ये जो है एक एडिशनल कॉपी बन जाता है जिस क्रोमोसोम का, जिसको ट्राइसोमी बोलते हैं। और लैंगडॉन डाउन जो है 1866 ईस्वी में जो है इसको देखे थे इस डिजीज को, तो इसीलिए इनका नाम डाउन सिंड्रोम रखा गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या आंसर जाएगा, डाउन सिंड्रोम। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देखते हैं कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन।
तो ये फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एवर प्रेजेंटेशन, इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से आंसर ये जाएगा, क्योंकि डीएनए से डीएनए बनने को क्या बोल रहे थे हम लोग? रेप्लिकेशन बोल रहे थे। डीएनए से आरएनए पीछे बता चुके हैं कि ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे थे, और यहाँ पे ट्रांसलेशन बोल रहे थे। तो इसमें देख लीजिए ये वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या हुआ था, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है स्टूडेंट, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन सेकंड नहीं होने, तो ऐसा तो दोनों एक ही टाइप के लग रहे हैं, तो ये ऑप्शन ए जाएगा। तो आप वहां पे देख लीजिएगा जो जैक के द्वारा रिलीज किया गया था, तो उसमें आपको पता चलेगा। इसके बाद इसका भी जो प्रमाण है वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये चार्ट ही आपको सभी चीज एक्सप्लेन कर देगा। पेज नंबर 98 में अगर आप जाके देखिएगा कि डीएनए से डीएनए को रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए को ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने को ट्रांसलेशन, सेंट्रल डोग्मा में ये बात को बताया गया था। इसके बाद जो है ओरिसाइट इज रिलेटेड टू, ओरिसाइट किससे रिलेटेड होता है? यानी कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो उस दौरान ओरिसाइट से ही होता है, यानी कि जहां पे ओरिसाइट रहेगा वहीं से होगा इसका रेप्लिकेशन शुरुआत। तो फिर यहाँ पे देखिए क्या है, द यूनिक सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड, तो यही ऑप्शन जाएगा। द रीजन वेयर द डीएनए रेप्लिकेशन इज टर्मिनेटेड, नहीं टर्मिनेट नहीं होगा, इनिशिएट होने वाला। देयर द रीजन वेयर ट्रांसक्रिप्शन इज, ट्रांसक्रिप्शन नहीं, यहाँ पे ओरिसाइट से रेप्लिकेशन होता है। जब डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है, तो उसमें ये होता है। तो ऑल ऑफ द अबव नहीं है। अब इसका भी प्रमाण आप देख ही लीजिए कि कहाँ पे है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे तो आप देख रहे हैं डीएनए से डीएनए को रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब आगे देखिएगा तो यहाँ पे साफ दिया हुआ है स्टूडेंट कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, कि जब भी यहाँ पे देखिए एनी प्लेस इन डीएनए देयर इज द डेफिनेट रीजन इन ई कोलाई दिया है वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट्स, जहां से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। पेज नंबर 106 में आप जाकर के देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है आगे का जो क्वेश्चन है वो है कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर इज कॉल्ड, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाले कैरेक्टर को ट्रांसफर होने को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका प्रमाण है इनहेरिटेंस। हम लोग शुरू में ही देख लिए थे कि मेंडल साहब ने ही ये बात बता दिया था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाले कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते थे? इनहेरिटेंस बोलते थे। अब इसका भी प्रमाण देखिए एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए इनहेरिटेंस क्या है? द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी, यानी कि पेरेंट से प्रोजेनी में जाने का जो जब कैरेक्टर जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो हम लोग वो फर्टिलाइजेशन जो है फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब में जब जाइएगा तो वहां पे देखिएगा कि ये जो है इस तरह से इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये हो गया स्टूडेंट। अब इसमें जो है वो यहाँ पे एम्प्यूला होता है, यहाँ पे इनफंडिबुलम होता है। इनफंडिबुलम, ये वाला पार्ट को इनफंडिबुलम बोलते हैं, ये वाला पार्ट को एम्पुला बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं? इस्थेमस, इस्थेमस बोलते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो ये ओवा यहाँ से निकलता है, यहाँ से मूव करके एम्पुलरी रीजन पर चला जाता है, और इधर से क्या होगा? स्पर्म आएंगे, स्पर्म आएगा, यहाँ से स्पर्म आएगा, इस तरह से स्पर्म इस तरह से मूव करते हुए यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे एम्पुलरी रीजन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो एम्पुला के अंदर ये फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। अब इसका भी प्रमाण आप देख ही लीजिए, ताकि अगर पेट में किन्हीं का दर्द हो रहा होगा कि अगर इसका प्रमाण है कि नहीं, सर तो फंस गए, सर तो फंस गए, ये तो एनसीईआरटी में नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि where fertilization takes place, किधर? एम्पुलरी रीजन। द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन, और वेयर, तो एम्पुलरी रीजन में ट्रांसपोर्ट हो गया जहां पे क्या है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब दर्द खत्म हो गया होगा पेट का, तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम लोग करते हैं और देखते हैं कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज ए एग्जाम्पल ऑफ, तो ये कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड बी।
अब इसका भी प्रमाण आप देख ही लीजिए, अब क्या है पूरा प्रोसेस, इसको आप समझना होगा वहां पे। लेकिन यहाँ पे देखिए कोडोमिनेंस में ए और बी का ब्लड ग्रुप जब भी होता है, यहाँ देखिए ए और बी वाला क्या दोनों अपना शो करता है, तो इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। और इस तरह से एलील 1, 2 और एक आई के लिए भी एलील हो जाता है, यानी 3-3 हो जाता है। तो ये मल्टीपल एलीलिज्म भी शो करता है और कोडोमिनेंस भी शो करता है। पेज नंबर 77 में आप जाकर के देख लीजिएगा। क्लियर है? तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा पेयर है। तो आप अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस का देखते हैं, तो पुनेट स्क्वायर जब आप बनाते हैं मोनोहाइब्रिड के केसेस में, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, शुरू में ही ये वाला समझाया था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या था, ये दोनों को मिला रहे थे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। तो इस तरह से यहाँ पे क्या था कि अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखें, फिनोटिपिक रेशियो का अगर हम बात करेंगे, ये मेंडल साहब का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक देखने में कैसा है, तो ये तीनों क्या थे, टॉल थे, तो 3:1 है। अगर जीनोटिपिक रेशियो का बात करें तो ये एक तो कंप्लीट टॉल है, एक ये क्या है, मिक्स टॉल है, तो 1:2 और एक क्या था, ड्रॉप था। तो इस तरह से आ रहा था। तो देखिए इसमें कौन कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है, ये बात सही है, ये देखिए। इसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो 1:2 होता है। तो ये दो जब सही हो गए, तो ऑल ऑफ द एबव क्वेश्चन में अगर ये नहीं भी पता है तब पर भी आप इसमें दो क्वेश्चन जब सही हो जाता है स्टूडेंट, तो ऑटोमेटिक ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे जाएगा। लेकिन उसके लिए भी जो है आप वो पूरा देख लीजिएगा, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। अभी थोड़ा स्पीडली एक्सप्लेनेशन करना। ये देखिए जब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का था, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो देख लीजिए, और ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का है, तो यहाँ पे अगर या फिनोटिपिक रेशियो देखिएगा, 9:3:3:1 का रेशियो आता है। इस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके और जब सेल्फिंग कराया था तो ये आया था यहाँ पे रेशियो। तो पेज नंबर 73 और 79 में जाकर आप देखिएगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये भी मिल जाएगा। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो बोलता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, किसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया था। तो ये देखिए, तो ये जो है ये सटन एंड बोवरी साहब जो थे, इन्होंने एक्सप्लेन किया था। कैसे एक्सप्लेन किया था कि मेंडल साहब के वर्क को इन्होंने देखा और मेंडल साहब बोले कि भाई एक फैक्टर जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है जब भी क्या होता है, क्रॉसिंग होता है। तो इन्होंने सेल के अंदर ऐसा देखा था क्रोमोसोम के बारे में, तो ये बताए थे। और इसका देखिए प्रमाण आपको मैं दिखा दे रहा हूं, एनसीईआरटी में कहां पे है। तो ये देखिए सटन एंड बोवरी जो है वो आर्ग्यू किए थे पेयरिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ किसका, क्रोमोसोम के बारे में। और ये नॉलेज मिला करके सेग्रीगेशन का मेंडेलियन प्रिंसिपल के हिसाब से इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था। पेज नंबर 81 में चले जाइए स्टूडेंट, और वहां पे देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से सटन एंड बोवरी साहब ने इसको दिया था। अब आइए, द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस इन एमआरएनए आर डिफाइंड है, यानी कि जो कोडिंग सीक्वेंस होता है एमआरएनए जब बनता है, डीएनए से क्या बनता है, ये डीएनए है, ये डीएनए है, और डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब ये डीएनए से एमआरएनए बनता है, कैसे बनता है, तो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनता है। तो ये जब ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जब बनता है स्टूडेंट, तो उसमें होता क्या है कि जब ये उस समय शुरुआती में बनते हैं तो इस तरह से एमआरएनए बनते हैं, और इस एमआरएनए के बीच बीच में जो है यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से ये बीच बीच में ये एमआरएनए का इस तरह से हिस्सा बचा हुआ रह जाता है। तो ये जो येलो कलर का हिस्सा है इसको बोला जाता है एक्सोन, इसको क्या बोलता है, एक्सोन और एक्सोन्स। और इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंट्रॉन्स। व्हाइट कलर का, व्हाइट से लिख दे रहे हैं। इसको क्या बोलते, ओहो एक मिनट, इसको क्या बोलते थे हम लोग, ये वाला पार्ट को इंट्रॉन, इंट्रॉन्स। और ये फिर क्या होता था कि जब आगे जब डीएनए बनता था, ये जब आगे रेप्लिकेशन का प्रोसेस चलता था,
तो ये सब यूनाइट हो जाया करते थे। और यहाँ पे जो ये इंट्रॉन वाला पोर्शन है, चूंकि ये किसी भी चीज के लिए कोड करता नहीं है, तो इस तरह से इसका स्प्लिसिंग हो जाता है, इस तरह से ऐसे स्प्लिसिंग हो जाता है इस तरह से, और फाइनली ये रिमूव हो जाते हैं। और जो एमआरएनए बनता है स्टूडेंट, जो एमआरएनए बनता है, जो एमआरएनए बनता है इस तरह से, उसके ऊपर कैपिंग भी होता है और टेलिंग भी होता है। ये आप उसमें पढ़िएगा। और इस तरह से तो जो एक्सप्रेस सीक्वेंस होता है वो एक्सॉन रहता है। अब इसका भी प्रमाण आपको दिखा दे रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर कि यहाँ पे देखिए, द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन पोर्शन। तो इस तरह से आपको ये पूरा प्रमाण के साथ हमने दिखाया एनसीईआरटी में। अब ये एनसीईआरटी में पेज नंबर किस में है, तो 109 110 में आप जाकर के अच्छे से देख सकते हैं। स्नैपड्रैगन एग्जिबिट, तो वो स्नैपड्रैगन एक प्लांट है, और ये प्लांट के बारे में ये किसका एक्सेप्शन है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। मेंडल साहब का जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस था, वो क्या कहता था, जब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिलता है तो जो डोमिनेंट होता है कैपिटल टी वो स्मॉल टी को दबा देता है। लेकिन इस केसेस में ऐसा नहीं हुआ था, वहां पे रेड कलर और व्हाइट कलर को जब क्रॉस करवाया गया था तो वो आना चाहिए था रेड, चूंकि डोमिनेंट था तो वहां पे पिंक आ गया था। चलिए ना, ये एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा तरीके से दिया हुआ है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कि ये देखिए लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये दिया हुआ है, और इसका रिजल्ट जो है फिनोटिपिक रेशियो तो 1:2:1 आया था। लेकिन मेंडल साहब के हिसाब से क्या आना चाहिए था, 3:1 आना चाहिए था, जो नहीं आया। जीनोटिपिक रेशियो तो यही रहा, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो 3:1 के जगह पर 1:2:1 आ गया। तो इसका क्या हुआ, यहाँ देखिए दिया हुआ है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो स्नैपड्रैगन है वो क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जांपल है, ये लिया गया था। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। तो इसमें बताइए स्नैपड्रैगन किसको एग्जिबिट करता है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अलीसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो वो डायरेक्ट है एड्स के लिए किया जाता है। अब क्या है देखिए, एनसीईआरटी में हम आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा कि एड्स इज द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, यानी कि अलीसा टेस्ट के थ्रू एड्स का डायग्नोसिस किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सिरोसिस, यहाँ पे सिरोसिस थोड़ा सा गलती हो गया है स्टूडेंट, सिरोसिस इज रिलेटेड टू, तो ये सिरोसिस किससे रिलेटेड होता है, लीवर से होता है। ये भी अब डायरेक्ट प्रमाण हम आपको दिखा दे, क्या है अभी पूरा डिटेल से उतना नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए जब भी अल्कोहल ज्यादा कंजप्शन किया जाता है तो क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल डैमेज द नर्वस सिस्टम एंड द लीवर, और इसी को क्या बोलते हैं, सिरोसिस बोला जाता है। लीवर जब डैमेज करेगा तो सिरोसिस। एकदम एनसीईआरटी है, पेज नंबर देख लीजिए 162 में ये मौजूद है। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आगे बढ़िए, क्रॉस बिटवीन F1 ऑफ स्प्रिंग एंड आइदर ऑफ देयर पेरेंट, यानी कि जो यहाँ पे क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब इन लोगों को क्या किया गया था, क्रॉसिंग किया गया था इस तरह से, इन लोगों को इससे लिया गया था ये, और इससे ये लिया गया था, और इसको जब क्रॉसिंग किया गया था तो क्या निकल के आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब F1 जनरेशन को आइदर ऑफ पेरेंट, या तो इसके साथ क्रॉस कर दीजिए या इसके साथ क्रॉस कर दीजिए, तो ऐसे क्रॉस को क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। यानी कि F1 को आइदर ऑफ देयर पेरेंट से, यानी कि इसके साथ क्रॉस कर दीजिए या इसके साथ, तो इनके साथ क्रॉस कीजिएगा तो 100% क्या आता है, ये टॉल प्लांट आएंगे, और इसके साथ कीजिएगा तो 50% टॉल और 50% ड्वार्फ। करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल है, बैक क्रॉस का। तो जो हम लोग इसमें सेशन में पढ़ाए थे स्टूडेंट, तो उसमें इसमें पूरा दिया हुआ था कि ये कैसे होता है। ये देखिए पूरा एग्जांपल है, अगर जो स्टूडेंट नहीं समझ रहे होंगे वो आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा तो अच्छे तरीके से समझिए। F1 हाइब्रिड है, उसको डोमिनेंट के साथ पहले करवाया है, फिर F1 हाइब्रिड है उसको रिसेसिव के साथ करवाया है। तो ये देखिए रिसेसिव के साथ करवाना 50% टॉल 50% ड्रॉप, और इसके साथ करवाया तो 100% टॉल। तो इस तरह से जो है आपको प्रमाण के साथ ये मिला। फिर इसके बाद अगला जो है वो क्वेश्चन है, वो बोलता है द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल साहब जो बोले थे कि फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, वो फैक्टर बोल रहे थे। तो वो बाद में क्या पता चला था कि जीन होता है। तो वहां पे आप इसको देख सकते हैं, ये भी एनसीईआरटी में देख सकते हैं हम लोग जो पढ़ाए थे कि जो क्या है फंक्शनल यूनिट, जीन क्या है, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच इज कैरिड फ्रॉम पेरेंट बाय द गैमेट्स। तो पेरेंट्स से गैमेट में जाता है, ये जो है सॉरी यहाँ पे है,
इस तरह से। तो जीन जो है फंक्शनल यूनिट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर बोलता है इन अ डीएनए मॉलिक्यूल विच ऑफ द बॉन्ड इज फाउंड टू बी प्रेजेंट बिटवीन द टू नाइट्रोजिनस बेस। यानी कि ये डीएनए का एक स्टैंड हो गया, ये डीएनए का दूसरा स्टैंड हो गया, और यहाँ पे इस तरह से आप देखिएगा कि एडेनिन जो है वो अगर ये किसके साथ मिलता है, थायमिन के साथ। जो गुआनिन है वो किसके साथ मिलता है, साइटोसिन के साथ। तो इस तरह से ये अगर एडेनिन है तो ये किसके साथ मिलेगा, थायमिन के साथ। तो ये क्या बोल रहा है कि ये साइटोसिन है तो ये गुआनिन के साथ मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, द डीएनए मोलिक्यूल है, ये पूरा डीएनए है, which of the bond is found to be present between the two nitrogenous base। ये नाइट्रोजनस बेस है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो इसके बीच में याद कीजिए स्टूडेंट कि वहां पे बताया गया था कि ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह से ट्रिपल। तो ये कौन सा बॉन्ड है भाई, एच बॉन्ड है, एच बॉन्ड है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, इसका भी अगर प्रमाण अगर आप देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, हम उसका भी दिखा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 96 से 97 में देखिएगा तो आपको साफ यहाँ पे दिख जाएगा कि ये एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, अगर इसको जोड़ना है तो ये आगे इस तरह से थायमिन हो तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। जब इसका ये एक स्टैंड है डीएनए का, अब पढ़े होंगे तो उसमें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और ये देखिए ये जुड़ता है, तो जब इस सब को मिलाया जाएगा तो 96 से 97 में जब जाके देखिएगा तो अपने आप इसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है इस तरह से। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। फिर बोलता है द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए इज कैटेलाइज्ड बाय, यानी कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो क्या होता है कि डीएनए चूंकि इस तरह से ऐसे बाइंड होता है ना, और इस तरह से ये ऐसे खुलते चला जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा, जब हम वहां पे बताए थे कि जब ऐसे डीएनए खुलता है तो वहां पे हे गणेश प्राइमरी पुलिस लॉ वाला एक कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसमें हमने बताया था कि हेलिकेज, हेलिकेज जो है वो आता है और इसके बीच का जो है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है तो वो तोड़ते चला जाता है। तो ये अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, अनवाइंडिंग कौन करवा रहा है, डीएनए को ऐसे खोल कौन रहा है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन तोड़ते जा रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन तोड़ता है, तो ये जो है हेलिकेज तोड़ता है। एनसीईआरटी में एक्चुअल में इसका नाम ऐसे दिया हुआ नहीं है कि ये यहाँ पे इस तरह से मेंशन नहीं है। चैप्टर नंबर अगर 6 में देखिएगा तो वहां पे ऐसे मेंशन नहीं है, लेकिन जब इसको पढ़ाया जाता है स्टूडेंट तो आपके सर भी बताए होंगे या मेरे से जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं वो तो खुद ही जान रहे हैं कि इस तरह से जो है वो क्या करता है, हेलिकेज एंजाइम जो है वो अनवाइंडिंग करता है। तो उसमें हमने ट्रिक बताया था कि हे गणेश प्राइमरी पुलिस लॉ वाला करके बताया था, तो उसमें आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन को देखिए, तो इसमें जो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ होता है, सीडीआरआई कहाँ पे मौजूद है, तो वो है लखनऊ के अंदर मौजूद है। इसका भी देखिए एनसीईआरटी में डायरेक्ट प्रमाण है। इसको ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर 59 एनसीईआरटी में ये है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे मौजूद है, लखनऊ इंडिया में मौजूद है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन जो है इसका वो कहाँ पे है, वो द टर्म जीनोम रेफर टू, यानी कि जो जीनोम टर्म है वो किसके लिए रेफर करता है। तो जीनोम क्या है पहले उसको आप समझ लीजिएगा कि 23 क्रोमोजोम, आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए कि ये 23 क्रोमोजोम का सेट है, ये 23 क्रोमोजोम का है, और ये एक जो सेट है इसको जीनोम बोलते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, होमोलोगस है, तो ये सब का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये जो है पूरा सेट ऑफ 23 क्रोमोजोम को क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। तो ये क्या है, ये हेप्लॉइड नंबर ऑफ हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ द कंप्लीट सेट को बोलते हैं क्या, नहीं, द कंप्लीट सेट इन क्रोमोजोम इनहेरिटेड यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट टू अदर पेरेंट, कि बोथ होगा तो ये वाला होगा आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कंप्लीट किया स्टूडेंट। आपको अगर ये अच्छा, ये तो अब प्रमाणित हो गया कि एकदम जो है इस बार जो क्वेश्चन दिया हुआ है, या हमेशा इस बात का प्रमाणित है स्टूडेंट कि बच्चे जो ये बात बोलते हैं कि सर
मैं कैसे जैक और ये नीट का एग्जामिनेशन तो अलग अलग होता है। नीट के लिए भी आप जानते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जैक के लिए भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िए स्टूडेंट, क्योंकि ये जैक मॉडल सेट दे करके ये साबित कर दिया है कि मैं क्वेश्चन जो पूछूंगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। इसीलिए आप जहां भी पढ़ते होंगे या अगर हम लोगों से पढ़ते हैं तो हम भी तो लाइन बाय लाइन इसीलिए एनसीईआरटी बताते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन बाकी न रहे प्रमाण के साथ। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।